अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ओके जी, आज हम अपनी इंशाल्लाह क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ क्लास शुरू करने से पहले बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ हमारी क्लास की जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 3 टू 4 और 4:15 मैक्सिमम। और ये टाइमिंग रमज़ान शरीफ के लिए है। इसके बाद रमज़ान के बाद हम इंशाल्लाह क्लास की टाइम को चेंज भी करेंगे, व्हिच विल बी मोस्ट प्रोबेबली एट 9 पीएम ऑनवर्ड्स। तो आप लोग भी अगर क्लास का टाइम 3 बजे है तो कोशिश किया करें कि विदिन 2 टू 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स डिले के साथ आप जॉइन कर लें। होता ये है कि आई जॉइन्ड अर्लियर बट नोबडी वाज़ देयर, सो आई वाज़ सरप्राइज्ड कि आज आई डोंट नो, शायद मैं भूल गया हूँ, क्लास नहीं है। तो कैसे हैं जी सब? खैरियत से हैं? सो कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर लेते हैं। अ, आप लोग सब ड्यूरिंग द क्लास यू विल बी ऑन म्यूट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास फॉर द टॉपिक, तो आप अपना क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेंगे एंड व्हेन आई कंप्लीट द टॉपिक आई विल आस्क यू टू अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हो, पिछली क्लास से रिलेटेड, सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लास में कोशिश करेंगे कि हम ऑन द टॉपिक ही रहें और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करें जो कि आज के टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वैसे आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? If anybody can confirm me in the chat box. जी सर, लाउड एंड क्लियर है आपकी। Okay जी, thank you so much. ओके जी, बिफोर गोइंग टू द सेकंड क्लास थोड़ा-सा मैं रिकैप कर लेता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। आई थिंक सम गाइज़ हैव जॉइन्ड दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले यूएस का टैक्स स्ट्रक्चर देखा था, फेडरल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों का फ़र्क, और यूएस में टैक्स स्ट्रक्चर कैसे है, यूएस फेडरल टैक्सेशन कैसे करता है, स्टेट किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फिर दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये थोड़ा-सा हमने देखा था। उसके बाद हमने जो यूएस में अपील स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि जैसे पाकिस्तान में प्रोग्रेशन होती है टैक्स केसेस की, स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट टिल द सुप्रीम कोर्ट, तो यूएस में बेसिकली क्या है, ये थोड़ा-सा अपील प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंडिविजुअल टैक्स फ़ॉर्मूला देखा था कि यूएस में टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, इंडिविजुअल के लिए फ़ॉर्मूला क्या है। यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स फ़ॉर्मूला। स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपका ब्रॉडली इनकम कंसीव वहाँ से शुरू होता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, फिर उसमें से बहुत चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, और देन यू अराइव एट योर ग्रॉस इनकम। देन देयर आर सर्टेन डिडक्शंस अवेलेबल to reach at the adjusted gross income, and from adjusted gross income then you can either deduct itemized deduction or the standard deduction, whichever is higher। आपके जो भी बेनिफिशियल हो उसके बाद अब जो फिगर आती है दैट इज योर टैक्सेबल इनकम, और फिर उसके ऊपर रेट्स एप्लीकेबल होते हैं एज पर योर फाइलिंग स्टेटस और टैक्स टेबल के हिसाब से। ये टैक्स टेबल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें जैसे पाकिस्तान में तो देयर इज ओनली वन टेबल फॉर द सैलरीड क्लास। ठीक है? उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है कि कोई सिंगल है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है या सेपरेटली, बट यूएस में देयर आर 5 स्टेटसेस अकॉर्डिंग टू व्हिच these are required to file the taxes। सो देन हमने देखा था कि किसको रिक्वायरमेंट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, कौन फाइल करेगा बेसिकली। उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि आपकी अगर स्टैंडर्ड डिडक्शंस 14,600 है फॉर एग्जांपल सिंगल पर्सन के लिए, तो अगर किसी की इनकम $40,600 से कम है तो लॉ रिक्वायर नहीं करता कि वो रिटर्न फाइल करे। हाउएवर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस कि जिनमें even if there is no requirement by law, but people will file the returns just to get some credits, just to get the cash back from the government। ये हमने बताया था मैंने आपको कि यूएस में सब्सिडीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस में गवर्नमेंट जो भी अपने सिटीजन को बेनिफिट देना चाहती है वो थ्रू टैक्स क्रेडिट्स देती है। सो एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द बजट, और अभी भी जैसे कुछ चेंजेस आप न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन
टैक्स में काफ़ी चेंजेस लाने जा रहे हैं, जिसमें एक चेंज ये भी प्रपोज्ड है कि अगर एक बंदा जिसकी इनकम $1.5 लाख तक है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, ये शाम और को विच इज़ बिग रिलीफ। वो यस। सही रजनीकांत का वर्षित बात कर रहा हूँ जुबली लाइफ इंश्योरेंस से। कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर आपसे कोई टाइम चाह रहा हूँ मुलाकात के लिए रिगार्डिंग जुबली इंश्योरेंस के जिसके मतलब कुछ 5 years के इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, तो आपसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। कन्वीनियंट है आपसे कोई टाइम मिल सकता है? ये किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? ये अरशद साहब कौन है? सर सॉरी, उनका माइक जो है वो अनम्यूट हो गया था, मैंने उनको म्यूट कर दी। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ओके। हाँ, ये क्लास असल में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, अगर कोई अपने आप को अनम्यूट खुद से करेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू यू नो अच्छा, आज आज हम अपनी क्लास का जो 3 4 चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें ये है कि नंबर 1 पे हम जनरल फाइलिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे यूएस की, और नंबर 2 वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, और नंबर 3 पे हम फाइलिंग स्टेटसेस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये जो 5 स्टेटसेस मैंने आपको बताया, सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड एंड क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस, ये क्या है और किन उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा स्टेटस कौन लोग यूज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस जो सब लोगों के जहन में होंगे इस वक्त कि यूएस में एक्चुअल रिटर्न कैसे फाइल होती है, तो उसके लिए ये है कि इन केस ऑफ यूएस सिटीजन्स दे कैन ई फाइल यूजिंग फ्री फाइल सर्विसेज बाय आईआरएस इफ इनकम इज बिलो 67,000। तो देखिए, जैसे पाकिस्तान में भी अगर कोई अपनी बंदा रिटर्न खुद फाइल करना चाहता है तो वो आईआरएस पे अपना लॉगिन बनाता है एंड दे यू कैन फाइल इजीली। अगर आपको टैक्स लॉस का आइडिया है और इंडिविजुअल टैक्सेशन आप खुद से जानते हैं, तो आप अपना लॉगिन में जाके खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली यूएस में भी देयर इज अ फ्री फाइल सॉफ्टवेयर बाय आईआरएस, और जिन लोगों 8879 फॉर्म आप फाइल करके किसी को भी अथराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया उन लोगों के केस में कि जिनकी इनकम $67,000 से कम है और वो फ्री फाइल यूज करेंगे। लेकिन फ्री फाइलिंग में भी एक कैच ये है कि जो आईआरएस का अपना सॉफ्टवेयर है उसमें आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी आइटमाइज डिडक्शंस हैं, आइटमाइज डिडक्शंस आप उस फ्री फाइलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज नहीं, मतलब उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो फ्री फाइल सॉफ्टवेयर यूज करके नहीं ले सकते। अब जिन लोगों ने पिछली क्लास ली है उन्हें आइडिया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बेसिकली लमसम अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि ये आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से इतनी अमाउंट लेस कर लें बेस्ड ऑन योर स्टेटस। फॉर एग्जांपल, इफ योर फाइलिंग स्टेटस इज सिंगल, तो आपको यूएस गवर्नमेंट अलाउ करती है अप टू $14,600 कि आप अपनी टोटल इनकम में से ये लेस करके जो रिमेनिंग इनकम बचे उसके ऊपर टैक्स पे करें। दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट। हाँ, अगर कोई कहता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू यूज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं आइटमाइज करना चाहता हूँ अपने डिडक्शंस, यानी मेरे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि 14,600 से ज्यादा हैं, या मेरी जो टैक्सेबल इनकम है मैं उसको मजीद डाउन कर सकता हूँ बियॉन्ड 14,600, तो आई कैन आइटमाइज। ठीक है। तो बट हाँ, बट ये जो सॉफ्टवेयर है आईआरएस का अपना फ्री फाइल वाला, दैट डज नॉट सपोर्ट आइटमाइज डिडक्शंस। सो दोज पीपल who have the business expenses या sole proprietors या individuals जिनकी itemized deduction ज्यादा होंगी, वो सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, तो देन आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किस तरह अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। फिर आप मार्केट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, टर्बोटैक्स, टैक्स एक्ट, ड्रेक, प्रोकनेक्ट। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिटर्न फाइल करेंगे, बट दीज आर नॉट फ्री। ठीक है। अगर आपने ई फाइलिंग करनी है तो यू हैव टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ टैक्स प्रैक्टिशनर, और इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ तो आपको इस सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी रिटर्न के जो पर रिटर्न चार्जेस हैं वो पे करने हैं। लाइक फॉर इंडिविजुअल्स, टर्बोटैक्स का आई थिंक इज रेट इज अराउंड $90 और 100। इसी तरह प्रो कनेक्ट का भी रेट है 100 से ऊपर ही है तकरीबन सबका। सो अच्छा, इसको
इन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए यू नीड एन ईफिन, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये ईफिन जो है वो सिर्फ मिलता है सोशल सिक्योरिटी नंबर होल्डर्स को, यानी यूएस सिटीजन्स को और सीपीएस को। ठीक है, तो ईफिन को यूज करके आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल फाइलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल बट नो रिकमेंडेड इन द सर्टेन केसेस। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ना तो हमारे पास ईफिन है और ना ही हम इन इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर बात है आपको रिटर्न सबमिट करने के लिए यू नीड द ईफिन। तो हम कैसे काम करेंगे? तो उस केस का उसका सोल्यूशन ये है कि देयर इज आल्सो एन ऑप्शन कि आप अपनी रिटर्न को मैनुअली भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि सर मेरी ये रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो आप उससे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि आपने रिटर्न ई फाइल करानी है या मैं आपकी मैनुअल भी सबमिट कर दूं। सो अगर वो कहते हैं कि भाई आई वांट टू ई फाइल, so then you will quote your prices according to the costs involved, जिसमें टर्बो टैक्स की कॉस्ट भी शामिल होगी $100। उसके ऊपर आप अपने सर्विस चार्जेस डालेंगे। देन यू कैन आस्क हिम कि यस दिस इज द प्राइस। अगर वो कहता है जी मैनुअल फाइल कर दें, आई डोंट हैव एनी इशू, तो मैनुअल फाइलिंग के लिए ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट फिर उसी हिसाब से यू कैन कोट द लेस प्राइस। बट मैनुअल फाइलिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली आपको जो उसकी प्रोसेसिंग टाइम है, अगर टैक्स पेयर का रिफंड बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो ई फाइलिंग का फायदा ये होता है कि आपको आपका रिफंड विद इन 3 वीक्स टाइम जो टैक्स पेयर है उसके अकाउंट में आईआरएस या जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट कर देती है विदाउट एनी हैसल। लेकिन जो मैनुअल फॉर्म्स हैं, मैनुअल फॉर्म्स की प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। मे बी उसमें 1.5 मंथ लग जाए, 2 मंथ्स लग जाए। सो इफ यू आर फाइलिंग थ्रू मैनुअल सो देयर विल बी डिलेस। सो व्हेन टू फाइल, कब फाइल करनी है हमने रिटर्न? जैसे मैंने बताया था कि अप्रैल 15 इज द डेडलाइन फॉर टैक्स ईयर 2024। हर साल के जब कैलेंडर ईयर खत्म होगा सो विद इन 4 मंथ्स आप रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है जी, फाइल नहीं कर रहे तो आपने अगर डिस्पैच envelope that is properly addressed, has enough postage and is postmarked by the due date. If you send your return by registered mail, the date of registration is a postmark date। यानी अगर आपने अपनी रिटर्न फॉर एग्जांपल 14 अप्रैल को डीएचएल के थ्रू डिस्पैच कर दी, सो यू आर कंप्लाइंट। ठीक है, चाहे वो रिटर्न आईआरएस के पास हो सकता है 15 दिन के बाद पहुंचे, लेकिन वो आपकी लेट फाइलिंग काउंट नहीं होगी। आपके लिए वो रिटर्न ड्यू डेट पे ही काउंट होगी, बिकॉज आपने वो रिटर्न डिस्पैच करा दी थी बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है जी। However, tax payments has to be made by due date in order to avoid penalties। ठीक है, आप ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं 6 मंथ्स की। वो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक फॉर्म 4878 आप फाइल करके यू कैन 4868 फाइल करके यू कैन टेक द 6 मंथ्स एक्सटेंशन, बट एक्सटेंशन इज ओनली फॉर फाइलिंग। ठीक है, अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि हमेशा एक्सटेंशन मिलती है फाइलिंग के लिए, पेमेंट के लिए एक्सटेंशन नहीं होती। अगर आप पेमेंट डिले करेंगे ड्यू टू एनी रीजन तो फिर गवर्नमेंट विल आल्सो चार्ज यू इंटरेस्ट, डिफॉल्ट सरचार्ज और मे बी पेनल्टी भी लगा दें आपके ऊपर। ठीक है जी। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एलियंस अर्निंग फ्रॉम यूएस अदर देन वेजेस, द ड्यू डेट इज जून 16। अच्छा, जो नॉर्मल ड्यू डेट है यूएस सिटीजन्स के लिए और कंपनीज के लिए, एलएलसीज के लिए, या जो लोगों ने यहाँ से कंपनीज बनाई हुई है उनके लिए, दैट इज अप्रैल 15। पार्टनरशिप्स के लिए द ड्यू डेट इज मार्च 15। अब जैसे आज मार्च 15 है बट टुडे इज सैटरडे संडे। ठीक है, तो जो ड्यू डेट है ऑटोमेटिकली 1 डे आगे चली जाती है इफ ड्यू डेट इज ऑन द पब्लिक हॉलीडे। सो यूएस का जो पार्टनरशिप्स का टैक्स का ड्यू डेट है दैट इज मार्च 15, एंड अदर देन पार्टनरशिप्स और एस कॉप्स जो अदर तमाम टैक्स पेयर्स हैं उनकी ड्यू डेट इज अप्रैल 15। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, अगर उनकी इनकम वेजेस है, फॉर एग्जांपल वो यूएस से कोई वेजेस कमा रहे हैं, यानी नॉन रेजिडेंट एलियंस में ये ऐसे लोग भी होते हैं ना जो यहाँ से यूएस गए हुए हैं, सिटीजन्स तो नहीं है बट दे आर अर्निंग द मनी फ्रॉम देयर, और W2 उनको उनके एम्प्लॉयर दे रहे हैं, थ्रू एम्प्लॉयमेंट वो अपनी इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए ड्यू डेट विल ऑल्सो बी अप्रैल 15। बट अदर केस में ये है कि अगर कोई यूएस नॉन रेजिडेंट एलियन है जो कि यूएस से इनकम कमा रहा है बट
वो W2 या उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो ड्यू डेट होगी दैट इज जून 16। सो हाउ टू गेट ऑटोमेटिक एक्सटेंशन, ये मैंने डिस्कस किया था। इसके लिए ये फॉर्म फाइल करके यू कैन ऑटोमेटिकली गेट अ 6 मंथ एक्सटेंशन, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती। और कि हमारे अकाउंट्स तैयार नहीं, जैसे हम पाकिस्तान में नॉर्मली कर रहे होते हैं कि ये रीजन है जी मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता तो हमें एक्सटेंशन दी जाए। देयर इज नो सच थिंग, आपको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीजन एक्सटेंशन मिल जाती है। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। अच्छा, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन क्या है कि आईआरएस के पास कितना टाइम है आपकी रिटर्न फाइल करने के बाद कि वो आपका ऑडिट कर सके, या अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया है तो गलत अगर क्लेम किया हो तो उसको वो वापस ले सके। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल की फॉर एग्जांपल अप्रैल 15 2025 को अपने टैक्स ईयर 24 की, सो आईआरएस के पास 3 साल हैं फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है। अप्रैल 15 2025 से लेकर 3 साल तक आईआरएस के पास टाइम है कि वो आपको उस रिटर्न से हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वो कर सकती है। इफ टैक्स पेयर omits 25% or more of his gross income, then IRS gets double the original time। ये समझने की जरूरत है कि 3 साल का टाइम सिर्फ उस सूरत में है जब आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो, या अगर आपका कोई टैक्स पेबल थोड़ा सा आपने कम कर दिया, ग्रॉस इनकम आपकी 25% से ज्यादा यानी कम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ग्रॉस इनकम डिक्लेयर की $750,000, जबकि एक्चुअल आपकी जो ग्रॉस इनकम थी दैट वाज 1 मिलियन, ठीक है। अब इस केस में आपने अंडर स्टेटमेंट की अपनी ग्रॉस इनकम की, तो आईआरएस के पास 3 साल तो लॉ में गिवन ही गिवन है, बट ड्यू टू योर दिस एक्शन, आपके इस काम की वजह से आईआरएस को 3 साल मजीद मिल जाते हैं। 6 साल के अंदर अंदर भी वो आपका जो है ना वो ऑडिट करके आपसे ड्यू अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल रिटर्न द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नेवर स्टार्टेड, मींस दे गेट अनलिमिटेड टाइम। अगर किसी ने रिटर्न फाइल ही नहीं की तो फिर तो ऑब्वियसली आईआरएस के पास अनलिमिटेड टाइम है, दे कैन आस्क यू एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन कि आप अपनी रिटर्न, इसके ऊपर पेनल्टी भी आपको लगा सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम है, सो उसके लिए आपको सिर्फ आप उससे फॉर्म W2 लेंगे, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयर से नॉर्मली उनको जनवरी 31 तक मिल जाता है। पाकिस्तान में भी जैसे एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको एवरी ईयर एंड जुलाई के बाद अपने एम्प्लॉयर से लेके आप अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, सेम वे में वहाँ पे भी विद इन 31 डेज एम्प्लॉयर इशू कर देते हैं W2s। फॉर्म 1099 इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखें जैसे आपका कोई जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर अपने बिजनेस के लिए आपने उसको यूज किया था, तो जो उसके 1099 हैं वो भी आपको फाइल करने के लिए, क्योंकि वहीं से पता चल रहा होगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपने अगर कोई इंटरेस्ट किसी को पे किया है या अगर कोई अदर फी पे की है तो वो कितनी थी, ठीक है। इसके अलावा आपको तमाम अपने एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नंबर है अगर आपका, अगर आप यूएस सिटीजन है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर इज मस्ट, अदरवाइज ITIN चाहिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एलियंस, जी, तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसमें अगर आप यूएस सिटीजन है तो यू नीड SSN, और अगर आपको SSN इशू नहीं हुआ हुआ तो टैक्स पेयर टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक नंबर होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ITIN कहते हैं इसको। तो ITIN होगा आपके पास, ठीक है। या अगर आपकी कोई LLC है, अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी और मुल्क से बैठ के यूएस में आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ITIN इशू होता है फॉर योर 1040 NRs। सो ITIN यूजुअली टेक्स 7 वीक्स टू प्रोसेस। ये फॉर्म 7 एक W7 फिल करके भेजते हैं आईआरएस को अगर किसी का ITIN लेना हो। वाइल फाइलिंग रिटर्न्स राउंड द नंबर्स टू नियरेस्ट डॉलर्स, जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो अगर कोई नंबर आता है आपका पॉइंट्स में, सो हम पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं और राउंड अप या राउंड डाउन कर लेते हैं, नियरेस्ट टू $1 आप उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इन केस ऑफ पेड प्रिपेयर्स दे नीड टू साइन एंड एंटर देयर PTIN। अगर आप देखें जैसे आप टैक्स प्रिपेयर बनने जा रहे हैं ना, तो टैक्स प्रिपेयर के लिए PTIN इज मस्ट। तो जब भी आप किसी की रिटर्न फाइल करेंगे तो अपना PTIN वहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं आप,
पेनल्टीज फॉर पेड प्रिपेयरर्स इन केस ऑफ नेग्लिजेंस और फ्रॉड। एज अ पेड प्रिपेयर हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर हमारी किसी गलती की वजह से वो विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये दो चीजें आप देख लें, 20% ऑफ द अंडर पेमेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस और मिस्टेक। अगर हमारे किसी मिस्टेक की वजह से फॉर एग्जांपल $100,000 का टैक्स जो है वो कम पे हुआ है गवर्नमेंट को, सो उस $100,000 को तो वो रिकवर करेंगे टैक्स पेयर से, बट जो एज अ टैक्स प्रिपेयर मुझ पे पेनल्टी आएगी, दैट विल बी 20% ऑफ द अंडर पेमेंट अमाउंट, मीन $20,000 मुझको भी देने पड़ेंगे। So it is very necessary and very important to understand the responsibility which we have as a tax preparer. So up to 75% of underpayment in case of fraud. अगर कोई fraud में आप involve हो गए तो obviously then उसकी penalty ज्यादा है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज बताइए ताकि हम आगे चलें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर लें ताकि मैं फिर आपको अनम्यूट उसी को करवाऊं ताकि हम आपका क्वेश्चन लें। Otherwise, if no question, then you can confirm in the chat box. We may. No questions? Okay, very nice. ठीक है जी। सो फाइलिंग स्टेटसेस की तरफ चलते हैं। पहला जो फाइलिंग स्टेटस है दैट इज सिंगल। सिंगल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इट्स अ वेरी इजी वन। सिंगल उसी को कंसिडर करेंगे जिसकी शादी नहीं हुई भी, ना उसके बच्चे हैं, ना वो यानी किसी पे डिपेंडेंट है, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल। तो उसको हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं देख रहे। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, ठीक है। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के लिए आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट इज 29,200 फॉर टैक्स ईयर 2024। ये वो वाइड स्टेटस है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स पेयर को बेनिफिट हो रहा होता है। अगर दो मियाँ बीवी हैं और इकट्ठी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, सो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए उनके इस फैमिली यूनिट को सपोर्ट करने के लिए $29,200 की उनको एग्जेम्पशन देती है कि अगर आपकी इनकम $29,200 तक है तो यू डोंट नीड टू फाइल। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है बट पीपल फाइल टू क्लेम द क्रेडिट्स। वो हम जैसे आगे जाएंगे क्रेडिट्स देखेंगे कि कौन कौन से क्रेडिट्स हैं और कैसे मिलते हैं। सो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन तो ये है कि यू विल बी कंसिडर्ड अनमैरिड फॉर होल ईयर इफ यू आर अनमैरिड, नंबर वन, एंड लीगली सेपरेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अब देखें, जैसे एक कपल है, वो पूरा साल तो शादीशुदा था बट 31 दिसंबर से पहले उनकी सेपरेशन होगी, ठीक है। सो 31 दिसंबर को देखा जाएगा कि वो क्या इकट्ठे रह रहे थे या क्या वो लीगली सेपरेटेड थे या नहीं थे। 31 दिसंबर की डेट पे हम देख रहे होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा पूरा साल तो सिंगल था बट दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाके उसने शादी कर ली। सो जो अब वो अपना टैक्स स्टेटस यूज करेगा ना फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न फॉर दैट ईयर, दैट विल बी मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। तो 31 दिसंबर की डेट को आपने अपने ज़हन में रखना है जब भी किसी का फाइलिंग स्टेटस डिटरमिन करना है। कोई आपको कहे कि आई वांट टू यूज मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, तो आप उससे पूछेंगे कि 31 दिसंबर को आप मुझे बताइए कि आपका स्टेटस क्या था। आप मैरिड थे, अनमैरिड थे, सेपरेटेड थे, लीगली डाइवोर्स थे, क्या थे। तो बेस्ड ऑन हिज आंसर यू विल बी getting your answer. You can use married filing jointly status if you are married and living together. Obviously, you are married and living apart but not legally separated under a degree of divorce. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप यानी इकट्ठे रह भी रहे हो। आप लीगली सेपरेटेड हो सकते हैं लेकिन आपकी डाइवोर्स अगर नहीं हुई, कोर्ट ने उस पर डिग्री इशू नहीं की अभी तक, सो लीगली यू आर मैरिड। दिसंबर 31 को आप देखेंगे कि अगर डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो है वो फॉर्मली इशू हो चुकी हुई है तो देन आप जो ये स्टेटस यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन यूज। तीसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट इफ योर स्पाउस डाइड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा। then you have two choices. You will be considered married and you can use married filing jointly status for that year. For the next 2 years, you can use qualified surviving spouse if you don't remarry. अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मिसाल मिसाल के तौर पे जैसे 2024 गुजरा है
अब अगर कोई कपल था जिसकी जो अपना स्टेटस हर साल वही यूज करते आ रहे थे, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, और अपनी 29,200 की डिडक्शन वो क्लेम करते थे, लेकिन 2024 में एक शौहर की फॉर एग्जांपल डेथ हो गई, तो अब जो बीवी है वो क्या करेगी? बीवी जब अपनी रिटर्न फाइल करेगी तो वो एज अ सिंगल नहीं यूज करेगी स्टेटस, ना ही वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यूज करेगी। लॉ ये कहता है कि आप जिस साल में आपका स्पाउस फौत हुआ है उस साल के लिए आप अपना मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली स्टेटस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर कि वो कब फौत हुआ। इन एडिशन टू दैट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, यानी 25 और 26 दोनों सालों में आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस यूज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस यही होता है कि जो जो आपका पार्टनर जिंदा है, वो पार्टनर बेसिकली वही डिडक्शंस 29,200 की उसको अवेलेबल होंगी। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे हेड ऑफ हाउस होल्ड, ये देखिए क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस की भी वही डिडक्शन है 29,200 जितनी आपकी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की है। तो लॉ ने बेसिकली ये एक इंसेंटिव दिया है उन लोगों को कि जिनके पार्टनर्स फौत हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको टैक्स में यानी एक इंसेंटिव ये है कि वो सेम डिडक्शन यूज कर सकते हैं फॉर 3 इयर्स। हाँ, ये एक एक्सेप्शन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल स्पाउस फौत हुआ जून में और बंदे ने या बंदी ने शादी कर ली, ठीक है, अगेन शादी करेंगे तो यू कैन अगेन यूज द मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। If you remarry the same year your spouse died, then you can use married filing jointly with the new spouse, and status of your deceased spouse will be married filing separately for that year. अब यहाँ पे देखें, इस चीज से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार डिसीज स्पाउस का स्टेटस क्यों मैटर करता है। तो यूएस में जो बंदा फौत हो गया उसकी रिटर्न भी फाइल होती है। अब वो कैसे फाइल होती है, उसके लीगल एयर्स या जो उसके ऑब्वियसली अगर कोई वेल्दी बंदा था तो उसको टैक्स की अपनी जो है वो फाइलिंग करनी है। उसके जो एसेट्स हैं या जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स द स्टेट, वो फौत नहीं होती। सो ही हैज टू फाइल। अब वो क्या स्टेटस यूज करेगा? उसका जो लॉयर है या उसका अटर्नी है या उसके जो लवाकिन है वो उसकी जब रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यूज करेंगे, अगर वो फौत हो चुका हुआ है और उसके पार्टनर ने अगर दूसरी शादी कर ली है। So in case you decide to use married filing jointly status, taxpayer and spouse will combine their income and expense and file one form 1040। तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के केस में अगर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, सो क्या होगा कि एक इनकम हस्बैंड कमा के ला रहा है, एक इनकम जो है वो वाइफ कमा के ला रही है। सो व्हेन यू सेलेक्ट द मैरिड फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस, तो दोनों के जो W2s हैं वो कंबाइन होते हैं, रिटर्न एक ही फाइल होगा। ठीक है, रिटर्न एक ही फाइल होगा मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के केस में 1040, लेकिन उसके अंदर आप दो आपके ऐड हो सकते हैं W2s। वो जब हम सॉफ्टवेयर में आपको दिखाऊंगा ना, वहां पे हम देखेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको 1040 दिखा ही देता हूँ, वहां से भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। सो 1040 के लिए हम जाएंगे अपने फॉर्म 1040। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, ये बेस फॉर्म है, इसको आपने देख के घबराना नहीं है क्योंकि इस पे लाइंस काफी ज्यादा हैं और जब कोई नया बंदा इसको देखता है ना तो इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग टू सी दिस फॉर्म। ठीक सर है, आपका फॉर्म जी शो एओपी और इंडिविजुअल की बात करें। सॉरी क्या कह रहे हैं? सर आप जो फॉर्म शो करना चाह रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग पे तो ठहरे। ओके जी, आप नजर आ रहा है आपको फॉर्म? अगर नो सैलरी सर अभी 600 से अब आया 12,000 सर। सीट कर रही है तो 15%, देखिए इसका रेट 15% है। और अगर ठीक है, वो विजिबल सर। आप अपने आप को म्यूट कर लें रियान साहब। सर 1040 फॉर्म की मैं आपको बता रहा था कि ये काफी इंटिमिडेटिंग होता है फर्स्ट टाइम जब आप इसको
इसको देखते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा फॉर्म और ये कैसे फिल होगा, ये सारी लाइंस और सब कुछ। मैं तो अपनी फीलिंग आपको बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था तो आई वाज शॉक्ड कि ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म। बट वन बाय वन जैसे आप इसको देखना शुरू करते हैं ना, तो यू गेट यूज टू इट। अब जैसे मैं आपको अगर वो लेके चले वन बाय वन, तो यहाँ पे आपके टैक्स पेयर का नाम आता है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये ऊपर वाला सेक्शन बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन का है। और सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे आएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर स्पाउस का अगर आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, ये देखें, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन। अगर आप यानी चेक हेयर इफ यू और योर स्पाउस इफ फाइलिंग जॉइंटली वांट $3 टू गो टू दिस फंड। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं $3 या $3 आप या आपकी स्पाउस, तो यहाँ पे आप चेक कर देंगे। अगर आप जब चेक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली $3 भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ये आपकी मर्जी होती है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। फिर यहाँ देखें फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पे आप वो स्टेटस चेक करते हैं जो आपका बेसिकली होता है एज पर लॉ। सिंगल है तो सिंगल करेंगे, या जो भी है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली जॉइंटली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिजिटल एसेट्स। ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह अगर आपके पास कुछ है या आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है, तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यस हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या नहीं। फिर यहाँ पे एज और ब्लाइंडनेस, ये क्यों जरूरी होता है? जैसे आपको मैंने शायद बताया था कि जो 65 ईयर्स और ओल्डर लोग होते हैं ना, उनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। यानी यूएस गवर्नमेंट अपने एल्डरली लोगों को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए उनको जो एग्जाम्पशन लिमिट्स हैं वो ज्यादा है। सो अगर आपकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, तो ये बॉक्स आप चेक कर देंगे, विच मीन्स ये देखें 60 है ना, 1960 या इससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी 2025 में एज होगी 65। सो आप यहाँ पे चेक कर देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देगा आपकी रिटर्न के अंदर, यानी डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। या फॉर एग्जांपल आप ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड को भी एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगी, ठीक है। फिर ये डिपेंडेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट जैसे बच्चे होते हैं या कोई अगर और है जो आप पे डिपेंडेंट है फॉर देयर एक्सपेंसेस, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। ये चेक बॉक्सेस हैं आगे। ये ऑटोमेटिकली फिल होता है फॉर्म, इसको हम बाय हैंड नहीं फिल करते। जैसे जब सॉफ्टवेयर में हम रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो वहां पे जस्ट हम डेटा इनपुट करते हैं और डाटा ऑटोमेटिकली फेच होके इस फॉर्म में आपका आ जाता है। फिर ये फर्स्ट सेक्शन है इनकम का, ये देखें टोटल इनकम फ्रॉम W2 बॉक्स 1, ये लाइन 1 है, में यहाँ पे टोटल आपकी इनकम आती है। फिर ये नेक्स्ट आपकी जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला कॉलम है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज्ड डिडक्शन विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपकी वो डिडक्शन की अमाउंट आ जाएगी। और लेस होके नेक्स्ट पेज पे आपका जो पेबल या रिफंडेबल है सेकंड पेज पे आता है। अगर कोई आपके टैक्स क्रेडिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है या अगर कोई अदर डिपेंडेंट क्रेडिट है, ये डिफरेंट तरह के क्रेडिट्स हैं, तो वो इस सेक्शन में आते हैं क्रेडिट्स में। फिर पेमेंट्स, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट्स की नहीं है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने आपको विद होल्डिंग करके जमा कराया था कुछ टैक्स, तो वो यहाँ पे आप एंटर करते हैं। फिर फॉर्म 1099, अगर आपने किसी के लिए काम किया था और उसने आपकी विद होल्डिंग की थी टैक्स की, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफंड या पेबल, अगर आपका रिफंडेबल है तो इस सेक्शन में आएगा। इस सेक्शन के लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने साथ ही आपसे मांगा है कि आप अपना अकाउंट नंबर भी दें। राउटिंग नंबर, चेकिंग अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपका जो बेसिकली रिफंड है वो ऑटोमेटिकली आपके इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आफ्टर द 3 वीक्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है। अगर आपकी कोई अमाउंट ओड है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एस्टिमेटेड टैक्स की जो पेमेंट है वो भी यहीं से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखे साइनिंग सेक्शन है। अगर आप ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो दोनों साइन करेंगे, मियाँ बीवी दोनों साइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पाउस ऑक्यूपेशन, योर ऑक्यूपेशन, फिर आपका जो पिन है अब जो इशू हुआ है आपको वहाँ पे, ये आयरस की तरफ से, वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फोन नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और ये आपका टैक्स पेयर का सेक्शन है। फिर लास्ट सेक्शन इज फॉर द पेड प्रिपेयर्स, ये हमारे लिए है। यानी जो बंदा रिटर्न बना रहा है वो अपना नाम डालेगा, अपने सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा, PTIN नंबर लिखेगा, ठीक है। अगर किसी फर्म के लिए काम कर रहा है तो फर्म का नाम आएगा, फर्म का एड्रेस भी आएगा, फर्म का EIN भी आएगा, ठीक है। सो वो जो मैं आपको पेनल्टी की बात कर रहा था,
तो यहाँ पे देखें फॉर्म 1040 या किसी भी फॉर्म में नीचे पेड प्रिपेयरर का हमेशा से सेक्शन रहता होता है, वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि जनाब मैंने ये रिटर्न बनाई है, मेरा ये PTIN है या मेरा फॉर्म का ये EIN है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। तो दिस इज अबाउट फॉर्म 1040। अच्छा, अब हम चलते हैं बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ओके जी, सो इन केस यू डिसाइड टू यूज मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, टैक्स पेयर एंड स्पाउस, हाँ दोनों की आपकी इनकम कंबाइन होगी 1040 पे अगर आप इकट्ठे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होगी, जैसे जैसे अगर किसी की रिटर्न में कोई मिस्टेक हो जाती है और आपने इकट्ठे रिटर्न फाइल की हुई थी मियां बीवी ने, तो आईआरएस के लिए ये इरेलीवेंट है कि वो मिस्टेक किसने की है, मियां ने की है या बीवी ने की है। गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स कम गया है तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए जब भी मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का स्टेटस यूज होता है तो उस 1040 के ऊपर साइन भी दोनों के होते हैं, और दोनों को लॉ ये बाइंड करता है कि आप अपनी रिटर्न को रिव्यू कर ले, ताकि अगर पार्टनर ने कोई मिस्टेक की है या अगर वो कोई उसमें फ्रॉड कर रहा है तो यू शुड बी अवेयर, अदरवाइज यू विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल इन केस देयर इज एनी ऑडिट एंड लेटर इट कम्स आउट कि कोई टैक्स कम पे हुआ है, तो दोनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, अनलेस के द पार्टनर क्लेम्स द इनोसेंट स्पाउस डिफेंस। अगर फॉर एग्जांपल मियां ने रिटर्न फाइल कर ली मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ज्यादा डिडक्शन क्लेम करने के लिए, बीवी को नहीं बताया कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट से गलत इन्फॉर्मेशन दे के रिफंड ले लिया फॉर एग्जांपल, तो अब बीवी भी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर फॉर हिज फ्रॉड, ठीक है, अनलेस बीवी कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था ये मेरे साथ ये कर रहा था, मुझे मतलब आई वॉज इनोसेंट, आई जस्ट साइन द रिटर्न बट आई डिडंट न्यू अबाउट ऑल दीज मिस्टेक्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव बिफोर द IRS। So that's why it's very much important before signing the return कि आप उसकी authenticity को एक दफा चेक कर लें। फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, सेकंड स्टेटस। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का अगर किसी का स्टेटस है तो उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लॉ अलाउ करता है दैट इज 14,600। ये बेनिफिशियल किस केस में है, इन केसेस वेयर वन स्पाउस डोंट वांट टू बी रिस्पांसिबल फॉर द अफेयर ऑफ द अदर। अगर मियां बीवी हैं ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, तो देन ये दे कैन यूज द मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। यू हैव टू सी वेदर हेड ऑफ हाउस होल्ड इज मोर बेनिफिशियल और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। जब आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली नहीं यूज कर रहे स्टेटस, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप हेड ऑफ हाउस होल्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाज केसेस में आपको ऐसे भी इंस्टेंसेस मिलते हैं कि मियां बीवी अलग रह रहे हैं और बच्चे की कस्टडी जो है वो फॉर एग्जांपल मदर के पास है, तो अब तलाक नहीं हुई थी बट स्टिल दे आर लिविंग सेपरेटली। इन दैट केस लेडी के पास जो है या वाइफ के पास ऑप्शन है कि वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली स्टेटस यूज करे या फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड यूज कर ले। हेड ऑफ हाउस होल्ड अगर यूज करेगी तो उसको क्रेडिट्स जो मिलेंगे वो ज्यादा हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली की निस्बत। इसी तरह द टैक्स रेट फॉर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली इज जनरली हायर देन द मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। इट्स आल्सो मोर अनफेवरेबल इन कैलकुलेटिंग द अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। सो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली लोग प्रेफर नहीं करते ज्यादा, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो कम है। टैक्सपेयर इज डिवाइड ऑफ मेनी क्रेडिट्स इंक्लूडिंग चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अर्न इनकम क्रेडिट, एजुकेशन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट्स भी आपको नहीं मिलते अगर आप ये वाला मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यूज कर रहे हो। देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल व्हिच आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। अब क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस क्या है, ये जैसे पहले मैंने आपको मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो ये है क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस स्टेटस यूज कर सकती है फॉर द 2 tax years following the year of spouse death, but only if the surviving spouse takes care of the dependent child। ये सिर्फ उस केस में होगा जब वो जो सर्वाइविंग स्पाउस है या जो मदर है वो अपने बच्चे की टेक केयर भी कर रही हो, तब वो स्टेटस यूज कर सकती है। टू क्वालिफाई द सर्वाइविंग स्पाउस मस्ट हैव बीन entitled to file a joint return for the year of death, remain unmarried at the end of the current year, and pay over half of the cost of maintaining their home, which was the principal residence of the entire tax year of their dependent child। जब आप ये डिटरमिन कर रहे होंगे ना स्टेटस को, तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि नंबर वन तो ये है कि बच्चा उसके साथ रह रहा है पेरेंट के साथ, और जो पेरेंट है वो मोर देन हाफ ऑफ
द एक्सपेंस फॉर मेंटेनिंग द हाउस वो पे कर रहा हो, ठीक है। और जिस साल में उसके स्पाउस की डेथ हुई थी उस साल में ही वाज इंटाइटल या शी वाज इंटाइटल टू यूज द मैरिड फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस। The benefit of using this status is that standard deduction amount is same as merit filing jointly. ठीक है। सो ये मैंने जैसे पहले बताया था कि डिडक्शन अमाउंट इज सेम फॉर क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस एंड मैरिड फाइलिंग जॉइंटली इन बोथ स्टेटसेस के लिए। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए। तीन स्टेटसेस के हवाले से हमने देख लिया, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली एंड क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस। एक्चुअली सर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो चैट बॉक्स में काइंडली। जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट्स? क्रेडिट्स और डिडक्शंस का मैंने आपको बताया था फर्क लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी। देखिए, क्रेडिट होता है डॉलर फॉर डॉलर, आपकी जो लाइबिलिटी है टैक्स की वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्सेबल इनकम बनी है दैट इज 100, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, उस पर टैक्स रेट है 25%, तो आपका 25 रुपीज टैक्स पेबल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 10 रुपए का क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है तो क्या होगा कि आपका जो टैक्स पेबल है वो 25 से कम होके 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए आपने क्रेडिट यूज कर लिया। दूसरी चीज है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है कि आपको लॉ अलाउ करता है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो उसमें आप फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए डिडक्शन क्लेम कर लें। 20 रुपए डिडक्शन क्लेम करने से क्या होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी 100 - 20, 80 रुपीज के ऊपर आप अपना टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। 80 रुपीज पे आपने टैक्स रेट अप्लाई किया फॉर एग्जाम्पल 25%, तो आपको जो टैक्स पेबल बनेगा दैट वुड बी अराउंड 20। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस। डिडक्शंस जो हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं, जबकि क्रेडिट्स जो हैं वो डॉलर फॉर डॉलर आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है जी, सारंग एम सोमरो। इसके अलावा इरशाद साहब का क्वेश्चन आ रहा था जी, इन इन कैन वी बिकम पेड प्रिपेयर्स इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई यानी मैंने बताया लास्ट क्लास में भी, पेड प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं किसी अपने कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, तो ये नंबर मस्ट है। मैंने आपको फॉर्म पे भी दिखाया, इस फॉर्म के बगैर आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती, इस नंबर के बगैर। और यस, पाकिस्तान से बैठ के हम ये नंबर ले सकते हैं। ये कैसे लेना है ये भी हमारे इस कोर्स का पार्ट है, वो हम इंशाल्लाह जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको मैं तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, शरोज भाई कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करवाएंगे कि हमें प्रॉपर वे में सब आ जाए? अच्छा चलिए, मैं आपको ना एक सिंपल सी हम रिटर्न आज प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपके लिए, वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं तीसरी या चौथी क्लास में आपको सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाऊंगा, बट आप घबरा रहे हैं तो मैं आपको आज ही दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। इट्स वेरी इजी आई थिंक। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फॉर द सॉफ्टवेयर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। जी, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, ओके। अच्छा जी, हम जो अपना सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना इसके लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, दैट इज प्रो कनेक्ट, ठीक है। अब प्रो कनेक्ट पे अकाउंट कैसे बनता है ये भी आप
इसके लिए आपने खुद ना intuit.com पे जाना है। intuit.com, ये ऊपर आप एड्रेस देख रहे हैं। intuit.com पे जाके अपना आप अकाउंट बनाएंगे, और जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप थ्रू दैट अकाउंट इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका डेमो वर्जन है बेसिकली ये, जिसपे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोशिश ये करें कि एक नया अपना ईमेल आईडी बना लें। ठीक है, और नए ईमेल आईडी को यूज करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। और अपन जब आप इसको खोल रहे होंगे ना अपना ब्राउजर पे, तो अपने एक दफा जो आपके सिस्टम के कैशे हैं वो कैशे क्लियर करके और नए ईमेल आईडी के थ्रू बनाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेमो वर्जन है। और जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स हो जाएं तो ये परचेज वाला ऑप्शन भी होता है, आप परचेज भी कर सकते हैं इसकी जो सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, टैक्स रिटर्न्स पे मैं आपको बता रहा था। अब देखिए, आपने अगर किसी की रिटर्न क्रिएट करनी है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेआउट समझ लें। लेफ्ट साइड पे जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं काफी सारे, वेलकम है, कन्वर्ट डेटा, टैक्स रिटर्न्स, टैक्स प्लान्स, क्लाइंट्स, ई फाइल, डैशबोर्ड, ये बहुत सी ऑप्शंस होंगे। लेकिन हमने सिर्फ जो ज्यादातर ऑप्शन हमारा यूज हो रहा होता है दैट इज टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इसमें आप देखें मुख्तलिफ ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं। 1040 आ रहा है, 1120 आ रहा है, पार्टनरशिप है, एस कॉर्प है, फिर आपकी स्टेट एंड ट्रस्ट है, एग्जाम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है, गिफ्ट टैक्स है। सो हमारा जो अभी फोकस है, हम जिस पे काम कर रहे हैं इस कोर्स में, दैट इज 1040, दैट इज इंडिविजुअल रिटर्न। ठीक है, इंडिविजुअल रिटर्न के लिए आप ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने अगर नई रिटर्न क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, नई रिटर्न के लिए क्रिएट रिटर्न पे जाएंगे, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट और ऐड न्यू क्लाइंट। हमारा जी न्यू क्लाइंट है फॉर एग्जांपल। हाँ, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ जो हम करने जा रहे हैं। ये देखें, पहले इस एग्जांपल को देख लीजिए। ये केस स्टडी है जिसमें देखें, हेनरी एक बंदा है, हेनरी इज सिंगल, हिज मेन होम वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ईयर, हिज पेरेंट्स कैन and will claim him as a dependent. He does not wish to designate $3 to the presidential election campaign fund. He is not blind and disabled. Henry was a full-time high school student in 2023। ये टैक्स सिर्फ 2023 की एक एग्जांपल हमने उठाई है। ठीक है, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आप देखें क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास टैक्स पेयर का नाम आ रहा है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ रहा है, टैक्स पेयर डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ऑक्यूपेशन आ रहा है, स्टेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट खुद देगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सॉफ्टवेयर में पुट करना है। ये नीचे आप देखें जो W2 फॉर्म है उसका, वो भी उसने हमें दे दिया। इसमें उसका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, उसके एम्प्लॉयर का, फिर उसका नाम आ रहा है और एड्रेस आ रहा है। ठीक है, नीचे एम्प्लॉई का नाम आ रहा है और उसका एड्रेस आ रहा है। उसके अलावा नीचे उसके स्टेट टैक्सेस अगर उसने कुछ पे किए थे वो आ रहे हैं। ये फिर आगे बॉक्सेस होते हैं इसमें W2 में। ये बॉक्स नंबर 1 में वेजेस आते हैं, टोटल इनकम आपकी। बॉक्स 2 में आपका जो है वो फेडरल टैक्स विद हेल्ड, कितनी विद होल्डिंग की आपकी एम्प्लॉयर ने। फिर सोशल सिक्योरिटी वेजेस कितने थे आपके, उसकी सोशल सिक्योरिटी की विद होल्डिंग कितनी हुई है। सोशल सिक्योरिटी का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, इन दोनों को मिला के टोटल जो टैक्स पे होता है गवर्नमेंट को, दैट इज 15.3%। ठीक है, अब इस 15.3 का 50% जो है वो एम्प्लॉय पे करता है और 50% एम्प्लॉयर पे करता है। अब हम अपनी रिटर्न शुरू करते हैं। ये दोनों ठहरे, आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर, इम्तियाज साहब विजिबल। मुझे कंफर्म कीजिए। ओके, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमने
उसका नाम डालना है अपने टैक्स पेयर का। नाम हमारे पास है जी, फर्स्ट नेम इज हेनरी, लास्ट नेम इज कार, डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या दी हुई है, March 5, 2006, March 5, 2006। यूएसए में हमेशा मंथ पहले आता है, डेट बाद में और लास्ट में ईयर आता है जी। हम भी कोई भी डमी इसका एसएसएन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल इसका है जी hlcar@net.net, @net.net। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इसकी फिल कर ली। मोबाइल नंबर हम कोई भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, ये बेसिकली हमने अपने सॉफ्टवेयर में एक नया क्लाइंट ऐड किया जिसकी टर्न अब बनाने जा रहे हैं। ये अब इसमें ये पूछ रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ईयर 2024 की आप रिटर्न फिल करने जा रहे हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल कहते हैं जी 23 की हमने फिल करनी है रिटर्न। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि रिटर्न बनाना इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि लॉ जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो वो बहुत सी चीजें आपको, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई जाएंगी, लेकिन जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर में करेंगे तो आपको जो सिर्फ डाटा इनपुट करना होता है, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, थोड़ा सा इसका लेआउट समझ लें इसका। अब जैसे आप अपने रिटर्न एक शुरू की है ना, तो इसमें ये फर्स्ट स्क्रीन आपके पास ये आती है, इसमें फेडरल की रिटर्न चेक हुई हुई है ई फाइलिंग के लिए, ठीक है। अब आपने अगर डाटा इनपुट करना है तो वो कहाँ से होगा, ये ऊपर स्क्रीन आ रही है, इनपुट रिटर्न, चेक रिटर्न और फाइल रिटर्न। इनपुट रिटर्न पे जाते हैं, इनपुट में यहाँ पे आप डाटा इनपुट करते हैं अपना। ये सब देखिए सारी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले, उसके बाद अगर कोई पेमेंट्स की हैं तो वो इन्फॉर्मेशन है, फिर इनकम की इन्फॉर्मेशन है, फिर डिडक्शंस, क्रेडिट्स, टैक्सेस, मिसलेनियस। सो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा अपने पास खुद इसको इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर को, फिर इसमें तजर्बे करें, आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना बताता हूँ कि कैसे हम डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में रेजिडेंट स्टेट ऑफ December 31, आपकी स्टेट कौन सी थी ये हमें डाटा से देखना है। मिजोरी स्टेट है, एमओ, तो यहाँ पे हम एमओ सेलेक्ट कर लेंगे। फुल ईयर रेजिडेंट था, ओके। फाइलिंग स्टेटस इसका क्या है, सिंगल है, ठीक है। वो हमें उसने बताया है कि उसकी शादी नहीं हुई भी, तो वी विल यूज द सिंगल स्टेटस। फर्स्ट नेम हेनरी जो हमने इनपुट किया था वो उसने वहीं से उठा लिया। लास्ट नेम इज कार, एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर हम यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी नंबर इसने अपना यहाँ पे हमें दिया हुआ है, somehow it's not। डमी नंबर हम एंटर कर देते हैं। ऑक्यूपेशन में हमने डाल दिया जी स्टूडेंट। डेट ऑफ बर्थ उसकी ऑलरेडी आ रही है, अगर वो ड्यूरिंग डेथ हो जाए किसी की तो यहाँ पे डेट ऑफ डेथ भी आएगी। डिपेंडेंसी स्टेटस, अब यहाँ पे देखें, इस हमारी एग्जांपल में क्या है, हिज पेरेंट्स कैन एंड विल क्लेम हिम एज डिपेंडेंट, ठीक है। ही डज नॉट विश टू डिजिग्नेट $3 टू प्रेसिडेंशियल कैंपेन। तो यहाँ पे देखिए उसके पेरेंट्स उसको डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं, यानी अपने पास वो कुड बी क्लेम्ड एज अ डिपेंडेंट, या क्लेम्ड एज अ डिपेंडेंट, या नॉट एप्लीकेबल। ये तीन चीजें हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप अपनी अपनी आसानी के लिए अभी फिलहाल इसको कह देते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, या डिपेंडेंसी स्टेटस हम कर देते हैं, इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं अगर हम कहते हैं कि कोई इसको डिपेंडेंट क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, आगे अगर शादीशुदा है तो स्पाउस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आएगी। हमारी इस एग्जांपल में ही इज नॉट मैरिड, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें एड्रेस डालना है। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है इसका, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है जी 2004 फिरोज लेन, प्रोजोन लेन, एपीटी नंबर 15, अपार्टमेंट नंबर 15, सिटी इज योर सिटी, स्टेट इज एमओ, जिप कोड 64105 है आई थिंक इसका। ठीक है, टेक्स्ट बेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप इसका मोबाइल नंबर हमने पहले से डाल दिया, ईमेल डाल दिया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डाल दी, बाकी हमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है इस पे। नीचे आखिरी सेक्शन में वो हमसे पूछेगा कि भाई आप अपना भी इंफॉर्मेशन डालें, प्रिपेयर कौन है, मैं अपना नाम डाल दिया। ठीक है, प्रिपेयर के अंदर फॉर्म है मेरी प्राइमरी कांटेक्ट। तो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं। इनकम की इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, वेजेस सैलरीज यहाँ पे आए। Save my changes. View input screen. This one. ठीक है जी, यहाँ पे हम वेजेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे। वेजेस में सबसे पहले एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो पूछ रहा है हमसे, जो आपके पास ये इस W2 जो सैंपल हमने दिया है उसने उसके अंदर गिवन है। ये देखिए टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 09201 09201 0201। ठीक है, एम्प्लॉयर स्टेट आईडी एक्सपैंड, ओके इट्स नॉट नेसेसरी। जब आप नंबर डालते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करना शुरू कर देता है ये, तो इसको वेरीफाई करने दें। हम नेक्स्ट ने उस पर चलते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, द क्रोनोस नेटवर्क, द क्रोनोस नेटवर्क। स्ट्रीट एड्रेस क्या है, 6792 गैजर बीम एवेन्यू, स्वीट 901, योर सिटी, YS, जिप कोड हम डाल दिया 64105। अब देखें इसमें अभी तक कोई हमें मुश्किल लगी, जस्ट हम डाटा इनपुट कर रहे हैं फॉर्म से उठा के सिंपली हम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब वेजेस की इंफॉर्मेशन हमने डालनी है। इस कॉलम में देखें ये वेज टेप्स 0.86 है, तो हमें अब ऑटोमेटिकली वो बाकी फिगर्स उसने पॉपुलेट कर लिए हैं खुद ही। जब आपने एक फिगर डाली है ना 5167 की, तो उसने नीचे ये जो सोशल सिक्योरिटी विद हेल्ड है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है खुद। मेडिकेयर टैक्स विद हेल्ड 75 ये इसने खुद कैलकुलेट किया है। अब आप इस यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली वही फिगर्स आ रही हैं। ये 320 देखें मेडिकल सोशल सिक्योरिटी का आ रहा है, 74 जो है वो मेडिकेयर का आ रहा है। यहाँ पे फेडरल इनकम टैक्स विद हेल्ड भी हुआ है, तो 552 हम यहाँ पे खुद से डाल देंगे। ठीक है जी, अब नीचे आ जाएं। अब और कोई इन्फॉर्मेशन आपके बॉक्स में गिवन है जो W2 में जो वहाँ पे हमने नहीं डाली? यस, यहाँ पे देखें स्टेट वेजेस टैक्स, स्टेट इनकम टैक्स भी विदहेल्ड हुआ है $172 का। ये बॉक्स कौन सा है, बॉक्स नंबर इज 17। तो ये बॉक्स नंबर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। देखिए बॉक्स 12 में क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है वो यहाँ पे आपको पता चलेगी। नीचे आते जाएंगे तो बॉक्स 13 है,
फिर नीचे बॉक्स 14 है। जो जो रेलिवेंट होगा वो आप रेलिवेंट बॉक्स में डालते जाएंगे इन्फॉर्मेशन। ये अभी देखें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज स्टेट वेजेस 5167 हम डाल देंगे जो कि हमारे फॉर्म में भी गिवन है 5167, और स्टेट इनकम टैक्स कितना विदहेल्ड हुआ हुआ है 172। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। तो हमारा W2 कंप्लीट हो गया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, अपने रिटर्न को चेक करना है जाके कि एक्चुअल में वो डाटा 1040 में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ये फॉर्म्स यूएस यूएस और स्टेट दोनों की रिटर्न्स इकट्ठी बन रही होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप एक रिटर्न ई फाइल करते हैं तो साथ ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टेट की रिटर्न है वो भी बन रही होती है। तो ये 1040 इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स देखें आ रहे हैं, इसमें 1040 हमने अभी चेक कर रहे हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सारा डाटा यहाँ पे पॉपुलेट हो चुका हुआ है। जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया था ये देखें, ये सेम यही फॉर्म है 1040 जिसके हमने मुख्तलिफ सेक्शन दिखाए थे आपको। अब यहाँ पे आप देखें तो वही फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिल होके आ गई हमारे पास। ये उसका नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, सब कुछ। यहाँ पे आप देखें इनकम में 5167 की इनकम आ रही है। ठीक है, नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन में सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली है 13,850। अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 की। तो 2023 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी सिंगल के लिए दैट वाज 13,850। अगर हम 24 की फाइल कर रहे होते तो वो ऑटोमेटिकली 14,600 उठा के लाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं पेमेंट्स जो हुई हुई है 552 की विदाउट की, यहाँ पे आपको नजर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि रिफंड के खाने में 552 आ रहा है। क्योंकि इसकी रीजन क्या हुई है, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी दैट वाज 5167, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा है। लॉ में रिक्वायर्ड नहीं था कि आप रिटर्न फाइल करते। वो जो एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है 552 का, वो नहीं कटना चाहिए था। तो ये आपको ऑटोमेटिकली 552 का टैक्स रिफंड हो जाएगा आफ्टर 3 वीक्स। ठीक है जी। अब ये देखिए इसमें इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट डाटा इनपुट किया है और ये रिटर्न ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे बन के तैयार होके आ चुकी है। अब सिंपली हम इसको नेक्स्ट में यहाँ पे फाइल रिटर्न में जाएंगे और अपना पिन डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। दैट्स द होल थिंग। इसमें कोई क्वेश्चन आपका है अभी तक के हवाले से? तो अभी आपको मुश्किल लग रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। पहला दिन है और इट्स टू मच टू हैंडल ऑन डे 1। बट मैं ये सॉफ्टवेयर दिखाने का मकसद आपको ये था कि आप नंबर 1 तो आप अपने पास इसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि इसी के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, और नंबर 2 ये कि इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि यार ये बहुत मुश्किल है। नथिंग इज डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। आपका जो काम है ना एज अ टेक्स्ट प्रिपेयर, यू जस्ट हैव टू इनपुट द डेटा फ्रॉम दिस फॉर्म्स इनटू दिस सॉफ्टवेयर। बैक एंड पे क्या लॉजिक है, वो किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें यूएस की किसी, और वो आपको बहुत अच्छा सिखा भी देंगे। बट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूरे लॉ को ग्रास्प करना नहीं है, जस्ट आपको डाटा डालना आना चाहिए और आपको पैसे इसी चीज़ के मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कीजिए प्लीज, अपने हैंड रेज कर लीजिए अगर किसी का क्वेश्चन है। नो क्वेश्चंस? इरशाद साहब का क्वेश्चन है जी, इज इट आईआरएस सॉफ्टवेयर एज बाय यूएसए गवर्नमेंट और प्राइवेट सॉफ्टवेयर इट्स लाइक एफबीआर? जी मैंने पहले भी बताया था कि यूएस में कोई एक कंपनी नहीं है जिसको यूएस ने ऑथराइज किया गवर्नमेंट ने कि आप ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में तो सिर्फ आईआरएस है, बट यूएस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो आईआरएस के साथ लिंक्ड हैं, जो जिनके अंदर आपका जो लॉ है वो सारा इनबिल्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। और आप अगर उन सॉफ्टवेयर को यूज कर के रिटर्न सबमिट करते हैं तो वो आईआरएस के पास जाती है। जी इरशाद साहब, आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कर लें। रेहान साहब अनम्यूट की ऑप्शन इनको दीजिएगा। सर मैंने सबको unmute कर दिया।
जी इरशाद साहब अनम्यूट कर लें। आपको मेरी आवाज आ रही है इरशाद साहब? जी हेलो। आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए जी, आज की क्लास आई थिंक विल यू गाइड अस टू यूज पेड सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अगर आप पहले देखें, पहले डेमो पे ही काम करेंगे। डेमो और पेड में फर्क कोई भी नहीं है। डेमो इज द सेम वर्जन। सिर्फ ये है कि इसमें एक्चुअल आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। बनाएंगे उसी तरह ही, यूज उसी तरह ही करेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पेड सॉफ्टवेयर और ये जो जिस पे हम डेमो कर रहे हैं। अलाउ जी। इसी में देखें आप, लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन आ रहा है परचेज का। आप इसी सॉफ्टवेयर को परचेज करके रिटर्न सबमिट कर सकते हैं इफ यू हैव द ई फिन। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जी? अदरवाइज हम फिर कंक्लूड करते हैं क्लास को। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आप अपने पास इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें और कल की क्लास के बाद हम आपसे वो भी आपका एक जो सिनेरियो है, एग्जांपल है, वो भी शेयर करेंगे ताकि आप खुद से प्रैक्टिस भी करें इसको। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।